नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज एक कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जिनका एचपीएससी या एचसीएस का जो एग्जाम है अभी 24 तारीख को जो एग्जाम करवाया जाएगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं ये यूपी पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था अभी हाल ही में उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और जब एचपीएससी पेपर लेगा आप देख सकते हो पीसीएस लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं और यहां से आपको जरूर इस पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या हो सकता है लगभग सेम पैटर्न इसके अंदर आपका रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, सीटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीटी एग्जाम भी बता रहे हैं अभी जल्दी होने वाला है। इसके अलावा मैं कह रहा हूं जो भी एग्जाम होगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्लास देखने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ आज मजा आ गया क्लास देखकर, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वो कवर किए गए। पहला क्वेश्चन देखो, ज्योतिबा फुले जो वो संबंधित किससे है? तो ज्योतिबा फुले यहां पर दिया गया। पहली बात, इनका पूरा नाम महात्मा ज्योतिराव गोविंद फुले, और ये किससे संबंधित है? ये पहली बात तो एक समाज सुधारक, ठीक है, एक समाज सुधारक थे। और इसके अलावा इन्होंने स्त्रियों के लिए दशा सुधारने के लिए, स्त्रियों की दशा सुधारने में भी काफी अच्छे प्रयत्न किए थे। किसने? ज्योतिबा फुले ने। उसके बाद इनसे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक है, किसकी है ये ज्योतिबा फुले की है। अब ये पुस्तक आप देख सकते हो, गुलामगिरी मतलब कि जो निचली जाति के जो लोग थे उनके सम्मान के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई थी, जो कह सकते हैं भेदभाव किया जाता था उसके ऊपर ये पुस्तक थी। तो ज्योतिबा फुले जो है इन्होंने काम किए थे पहली बात निचली जातियों के सम्मान के लिए। इसके अलावा और इन्होंने एक सत्यशोधक समाज की, सत्यशोधक समाज, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। सत्यशोधक समाज जो है इसकी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी की गई ज्योतिबा फुले के द्वारा। कहां पर? पुणे के अंदर। और ये कब की बात है? तो ये आपकी हो जाएगी 24 सितंबर 1873 को स्थापना की जाती है किसकी? सत्यशोधक समाज की। अब देखो हमने पढ़ा समाज सुधारक, ठीक है, स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए इन्होंने काम किए थे। गुलामगिरी इनकी पुस्तक है, मतलब जो निचली जाति जो है उनके सम्मान के अधिकार प्राप्त करने के लिए इन्होंने काम किए थे। सत्यशोधक समाज ये भी इससे जुड़ी हुई है। तो देखो इसके अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है, श्रमिक नहीं है, जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। खान मंत्रालय के द्वारा वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्न में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है? देखो 2020-21 की जो रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग लौह अयस्क के प्रमुख दो आपके राज्य कौन से जो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? सबसे ज्यादा अगर पूछ लेना, अगर ये तो यहाँ पे दो राज्य की बात की गई है, अगर एक की बात कर लेता तो उड़ीसा के अंदर जो लगभग लौह अयस्क का उत्पादन लगभग 55% जो है अकेला उड़ीसा करता है। ठीक है, पूरे भारत में अगर देखें तो 55% अकेला उड़ीसा जो है इसका उत्पादन करता है। इसके बाद बाद में आता है छत्तीसगढ़ जो कि लगभग 17% का उत्पादन करता है। ठीक है, तो पहले दो आपके कौन से हो गए? एक और दो। राइट आंसर जो बना कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बना। तो ये ध्यान रखना है, अगर अकेला पूछ ले उड़ीसा आ जाएगा, लगभग 55% जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, सूचकांक से जुड़े हुए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे और सूचकांक से जुड़ी हुई मैंने एक लिस्ट भी शेयर कर दी थी टेलीग्राम पे। इसके अलावा जो बची हुई जितने भी सूचकांक है वो भी मैं शेयर करूंगा। देखो विश्व खुशहाली सूचकांक, यानी कि आपसे पूछ लिया हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पूछा गया। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इस जो 2022 का जारी किया गया था खुशहाली सूचकांक, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? 136वां स्थान जो है वो भारत को मिला है। इंडिया का कौन सा? 136वां। काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर सकते हो इसको इंपॉर्टेंट के अंदर। और 136वां स्थान भारत को मिला। अगर ये पूछ ले इस हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर पहला नंबर किसका है, तो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पे है। पहले नंबर पे फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड पहले नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपसे पूछे तो डेनमार्क जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा किसमें? जो हैप्पीनेस इंडेक्स खुशहाली सूचकांक जो कि 2022 के अंदर आया था उसके अंदर। और भारत का 136वां वहीं पे। अगर पाकिस्तान का पूछ ले तो कौन सा? भारत से तो ज्यादा खुश है नहीं, लेकिन दिखाया गया इस इंडेक्स में 103वां रैंक मिला है पाकिस्तान को। ठीक है, ये हो गया। अब एक दो इंपॉर्टेंट सूचकांक और आप ध्यान रख सकते हैं। पहली बात, एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो आया था, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो कि कौन सा था? 2022 का। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जो आया था इसके अंदर इंडिया को कौन सा रैंक मिला था? इसमें मिला था 83rd रैंक मिला था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर 136, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर आपका 83rd। इसके अलावा प्रेस के अंदर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के अंदर भी आपसे पूछ सकता है, तो प्रेस के अंदर 150वां जो रैंक मिला है 2022 के अंदर। 150वां रैंक मिला है किसको? भारत को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तीनों के तीनों आपके जो सूचकांक है काफी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो,
आपको सुमेलित करना है इसके अंदर कौन सा किसके साथ मैच करता है। अब आपा ने पढ़ा है कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है वो बनाया, 2.5 दिन का झोंपड़ा, यानी कि डी के साथ आपका कौन सा आएगा, सेकंड। तो डी के साथ सेकंड, तो ये कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। इसके अलावा जो लाल महल है ये किसके द्वारा बनाया गया, ये बलबन के द्वारा बनाया गया लाल महल। तो सेकंड का आपका फोर्थ है, सेकंड का आपका फोर्थ, तो कौन सा बना, ऑप्शन नंबर ए जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बी का आपका 4 हो गया, ए का आपका कौन सा थर्ड, सुल्तानगढ़ी किसका, इल्तुतमिश के द्वारा इसको बनाया गया। और जमात खाना किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। बस ये ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट बस ये ध्यान रखना, 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। पर्यावरण के लिए खतरा जिसको बोला जाता है वो आपका हो जाएगा यूकेलिप्टस का जो वृक्ष है उसको बोलते हैं पर्यावरण के लिए खतरा। इसके साथ ही इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्यावरण का आतंकवादी। पर्यावरण का आतंकवादी इसको बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं वो भी देखो। देखो यूकेलिप्टस मतलब कि नीलगिरी, ये किस काम आता है। एक पहली बात, इसको प्राचीन टाइम में अंग्रेज जब होते थे, अंग्रेज इसको किस काम में लिया करते थे, जहां पर दलदली जमीन हुआ करती थी, या जहां पर हम बोल सकते हैं सेम जो निकली होती थी, तो दलदली जमीन होती थी, वहां पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते थे। किस लिए, क्योंकि यूकेलिप्टस क्या करता है, ये पानी का शोषण बहुत ज्यादा करता है, पानी बहुत ज्यादा सोखता है, इसका मतलब पानी का यूज बहुत ज्यादा करता है। और यूकेलिप्टस का यूज किया करता थे जहां पर दलदली भूमि हुआ करती थी, ताकि यूकेलिप्टस वहां से जो पानी है उसको सोख ले और वहां की जमीन नॉर्मल हो जाए। तो इसीलिए यूकेलिप्टस को बोलते हैं पर्यावरण का आतंकवादी, क्योंकि यूकेलिप्टस की वजह से जो जमीन के अंदर जो पानी का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यूकेलिप्टस को बोलते हैं कि वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो इसका राइट आंसर बना यूकेलिप्टस, ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखो नीम, बाकी आप ऑप्शन से भी बता सकते हो, नीम को नहीं बोलते, बबूल को भी, केले को नहीं बोलते, अलग आपका बना यूकेलिप्टस, जो कि इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने थे। 20वीं शताब्दी का मतलब है जो कि आपकी 1901 से लेकर और 2000 तक, ठीक है। अभी आपकी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग इसने बोला है कि जो आपकी हमारी चिंता निर्धनता और निर्धन व्यक्ति, क्योंकि गरीबी के ऊपर भी काफी सारी योजना चली थी। शायद पंचवर्षीय योजना के अंदर 5वीं शायद पंचवर्षीय योजना थी, वो आपकी गरीबी के ऊपर थी। कमेंट करना कौन सी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी। तो देखो, जो कह सकते हैं कि निर्धनता और गरीबी भी एक काफी इंपॉर्टेंट विषय बना था चिंता का 20वीं शताब्दी के अंदर। उसके बाद रणनीति रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था, जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। इसमें आपके दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता। पहली बात देखो, जनवरी 2022 का करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है। इसने बोला सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है, ये दिया गया है। अब पहली बात आपसे ये पूछ ले कि ये सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, जिसे हर साल इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। अभी 2022 के अंदर जो हुआ था, 2022 में इसका आयोजन कहां पर, लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया था, और इसमें महिला एकल का खिताब जीता था, वो जीता था पीवी सिंधु ने। ऑप्शन नंबर डी जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा। ये तो था इसने पूछा महिला एकल का। अगर आपसे ये पूछ ले पुरुष एकल का, यानी मेल सिंगल का खिताब किसने जीता, जो अभी ये आपका हुआ था सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये जीता था, इसका नाम आप देख लेना, वांग TZUWEI, ये जो पर्सन थे इसने जीता था मेन सिंगल। और वुमेन सिंगल यानी महिला एकल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु, जिनका पूरा नाम एग्जाम के अंदर पूछा गया था, क्या था, पुसरला वेंकटा सिंधु, ठीक है, ये इनका पूरा नाम हो जाएगा। और पीवी सिंधु ने अभी 2020 के अंदर जो आपके टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसके अंदर कौन सा पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। और कौन से खेल से संबंध है, बैडमिंटन की हमने बात की, तो बैडमिंटन से ये संबंधित रहेंगे, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि आपके सामने DDT एक है, तो DDT मतलब DDT की फुल फॉर्म देखो, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथीन, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या हो जाएगी, मतलब फुल फॉर्म तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है। तो DDT क्या है, एक तरह का ये कीटनाशक है, कीटनाशक के तौर पर इसका यूज किया जाता है, कीटनाशक के तौर पर। अब ये आपका क्या है, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, यानी कि ये क्या हो सकता है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। इसका मतलब ये है कि हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो आपका कौन सा रहेगा,
सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। उसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट, हरियाणा में अभी आपके प्लास्टिक को बैन कर दिया गया। जो आपके सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं, जिनको सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, जिनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उनको 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो 45वां आपका विश्व ब्रिज चैंपियनशिप जो हुआ था, इसके बारे में दिया गया कहां पर? इटली में ये आयोजित होती है। बिल्कुल ये इटली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। राइट आंसर जो बनेगा, मतलब पहला इसका बिल्कुल ठीक है। सेकंड, भारतीय टीम ने पहली बार इसमें रजत पदक जीता है। रजत पदक मतलब कि सिल्वर जीता है। ये जब इसका हुआ था ना, तो किसके बीच में? पोलैंड और भारत के बीच में हुआ था, और उसके बाद पोलैंड जीत गया था, भारत इसमें हार गया था, और भारत ने पहली बार इसके अंदर जो है वो कौन सा? रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो बिल्कुल ये सेकंड भी आपका ठीक रहेगा, और केवल 1 और 2 यानी कि दोनों के दोनों ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के जल संरक्षण के लिए सक्षम करना है? तो पानी के से जुड़ी हुई एक योजना, जिस योजना का नाम है आपका हरियाली योजना। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। और हरियाली योजना को शुरू किया गया था ग्राम पंचायत के लेवल पर, यानी गांव से इसको शुरू किया गया था, ताकि, क्योंकि आप देख सकते हो ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो राइट आंसर। अभी वर्तमान के अंदर जल शक्ति मंत्री कौन आपके? तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत रहेंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम यानी कि आपका पर्यावरण से जुड़ा हुआ आपका एक्ट जो है वो कब लागू किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका जो लागू किया गया था वो था 1986 का। ऑप्शन नंबर डी जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा। अब इसको आप क्या बोल सकते हो? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आपका 1986 का जो एक्ट था, इसको कब? तो नवंबर 1986 में इसको आपका लागू कर दिया गया था। अब ये आपका किसके जुड़ा हुआ है? पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए एक्ट जो आपका लाया गया था। अब ये कब लाया गया? क्योंकि इससे पहले एक घटना घटी थी, जिसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है। कौन सी? भोपाल गैस त्रासदी जो एक घटना घटी थी। कब घटी थी? ये आपकी 2-3 दिसंबर 1984 को एक घटना घटी थी, जिसमें भोपाल के अंदर कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइट इस गैस का जो है वो आपका रिसाव हुआ था। काफी ज्यादा संख्या में लोग मरे थे, और इसके बाद आपका जो है इसी के बाद आपका जो इस एक्ट को ये लाया गया था, जो कि 1986 के अंदर इसको लाया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों को सम्मिलित कब बनाया गया? शिक्षा का अधिकार, देखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जो आपके आर्टिकल दिए गए हैं, सबसे पहली बात, पहला आर्टिकल हम पढ़ते हैं 103वां संविधान संशोधन जो किया गया था, ये किया गया था 2019 के अंदर। और इसके अंदर क्या दिया गया था कि 10% का रिजर्वेशन दिया गया था। किसको दिया गया था? EWS यानी कि जो स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उनको जो 10% का रिजर्वेशन दिया गया था, उससे जुड़ा हुआ है 103वां संविधान संशोधन। 101वां पूछा जाता है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? GST से आपका 101वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखो 93rd यहां पर जो दिया गया, 93rd संविधान संशोधन, जो कि आपका 2006 के अंदर आया था, और ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? SC और ST के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। SC ST आरक्षण से जुड़ा हुआ 93वां संविधान संशोधन। अब उसके बाद ये 86 जो है, 86 यहां पर जो दिया गया है 86 थे, तो 86 के अंदर क्या किया गया था? इसमें आपके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी। शिक्षा अनिवार्य की गई थी किसमें? 86 से जो आपका संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर, और इसके तहत जो मौलिक अधिकार के अंदर 21A जो है वो आपका जोड़ा गया था। संविधान के अंदर मौलिक अधिकार आपको पता है 12 से 35 तक है, और इसमें जो 21 के अंदर आपका 21A जोड़ा गया था, जिसके अंदर ये दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो ये आपका 86वां संविधान संशोधन, जो कि इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद 71वां जो दे रखा है, 71वां भी याद रख लेना। 71वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1992 में हुआ था, इसके अंदर क्या दिया गया था? जो आपकी 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? भाषाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें आपकी टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इस 8वीं अनुसूची के अंदर जो आपकी 71वां संविधान संशोधन के अंदर, इसके अकॉर्डिंग 3 इसके अंदर भाषा जोड़ी गई थी। एक तो कोंकणी थी, एक मणिपुरी,
और एक आपकी नेपाली, ये 3 भाषा इसके अंदर जोड़ी गई थी 1992-71 संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर शिक्षा से जुड़ा हुआ कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, मूल्यवान आईटी ब्रांड के कौन सा जुड़ा हुआ है? एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक, हाँ इसके अंदर एक चीज देखना कि एक्सचेंजर वैश्विक स्तर में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। एक आपका वैश्विक स्तर पर 2022 के अंदर एक सूची जारी की गई थी, उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंजर जो है वो सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है, सबसे मूल्यवान। ठीक है, इसका मतलब कि भारत की अगर पूछ ले इसके अंदर कौन कौन सी जारी की गई थी, ये बिल्कुल 2022 का, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये एक लिस्ट जारी की गई जिसके अंदर पहले नंबर पे आपका एक्सचेंजर है। ठीक है, सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ब्रांड है पहले पर आपका एक्सचेंजर यहाँ पर जो दे रखा है। दूसरे पर जो आता है ना वो टीसीएस आती है, टीसीएस जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको पूछेगा तो इन्फोसिस, भारत की आपकी 2 कंपनियां जो है वो इसके अंदर थी, कौन कौन सी? तो एक तो आपकी टीसीएस सेकंड और थर्ड पे भारत की कंपनियां थी, टीसीएस और इन्फोसिस। नेक्स्ट देखो, हाँ इसके आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? दोनों के दोनों ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके सामने कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मणिपुर के अंदर आपकी विधानसभा की सीटें 62, गोवा के अंदर आपकी 40, उत्तर प्रदेश के अंदर 403, उत्तराखंड के अंदर आपकी 70 सीटें। देखो मणिपुर के अंदर आपकी 62 ना होकर यहाँ पर आपकी कितनी 60 सीटें हैं, विधानसभा की कितनी 60 सीटें हैं, तो बस ये आपका गलत होगा। गोवा के अंदर बिल्कुल 40 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 403, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें। देखो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कितनी? 403। लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा कितनी? और आपकी कौन सी राज्यसभा की सबसे ज्यादा कितनी? तो लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें, राज्यसभा की सबसे ज्यादा 31 सीटें। भारत की बात करें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, 403, 80 और 31 सीटें हो जाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। मणिपुर के अंदर जो दे रखा है ना, इसमें आपकी कितनी विधानसभा की 60 है, और इसके अलावा आपकी लोकसभा की 2 है, राज्यसभा की आपकी 1 है। ठीक है, और गोवा की अगर देखें तो गोवा के अंदर भी आपका सेम ही है, लोकसभा की 2, राज्यसभा की आपकी 1 रहेगी। ठीक है, तो ये देख लेना इसमें। नेक्स्ट, निम्न देशों में से मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में लिखना है। मानव विकास सूचकांक यानी कि जो कौन सा? एचडीआई। एचडीआई का मतलब आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये एक इंडेक्स जारी किया जाता है, और अभी कुछ एक इंडेक्स हमने पहले किए थे, अभी प्रेस सूचकांक किया था और हैप्पीनेस इंडेक्स हमने किया था। अब उसके बाद एचडीआई जरूर याद रख लेना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, पहली बात कौन जारी करता है इसको? यूएनडीपी इसको जारी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको जारी करता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एचडीआई को कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है। इस लिस्ट के अंदर अभी 2022 के अंदर जो जारी की गई थी, सबसे पहले नंबर पे जो आया था वो आया था नॉर्वे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पूछे स्विट्जरलैंड, दूसरे पर, तीसरे पर पूछे कौन? आयरलैंड, तीसरे पर, उसके बाद चौथे पर पूछे हांगकांग जो है वो तीसरे नंबर पर। ठीक है, इसमें नॉर्वे तो पहले नंबर पे था, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड इन दोनों की रैंकिंग सेम थी, ये दूसरे तीसरे नंबर पे थे। उसके बाद बारी आती है हांगकांग की, और यहां पर देखो ना तो नॉर्वे दे रखा, ना स्विट्जरलैंड, ना आयरलैंड। कौन सा आना चाहिए? सबसे पहले हांगकांग आना चाहिए, जो कि कौन से नंबर पर है? चौथी रैंक पर है। एचडीआई जो आपकी 2022 जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग। तो देखो इसमें तीसरे नंबर वाला कौन सा है? ये बना। ठीक है, मतलब तीसरा, उसके बाद आपका आता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका जापान, उसके बाद रूस आ जाता है। तो बस ये ध्यान रख लेना। और इसमें एचडीआई के अंदर अगर इंडिया की पूछ ले कौन सी रैंक है, तो वो 131वीं रैंक जो है वो आ जाएगी। आपको दोनों चीज ध्यान रखनी है, एक तो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और एक आपका हैप्पीनेस का इंडेक्स जो है, प्रसन्नता सूचकांक, इसमें 136वीं रैंक। दोनों क्वेश्चन पूछे गए इसी पेपर के अंदर, दोनों नोट कर लेना, काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी हो जाएगी? देखो ताप्ती, नर्मदा, महानदी, कावेरी, कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी होगी इसमें? इसका राइट आंसर बनेगा महानदी, ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, महानदी। और इसके साथ ही कौन सा? नर्मदा और ताप्ती। देखो दो तो हम कई बार पढ़ते हैं, एक तो नर्मदा, एक ताप्ती। दो के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये दो वो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी बनाती है कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, कावेरी नदी जो दे रखी है, कावेरी को क्या बोलते हैं? इसको दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं किसको? कावेरी को। और यहां पर पूछा गया है कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ी है? महानदी इसका राइट आंसर। अगर यहां पर गंगा दिया होता ना तो गंगा करते, क्योंकि वैसे अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एरिया कौन सा? सबसे ज्यादा
घाटी क्षेत्रफल का एरिया गंगा का है, लेकिन गंगा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। महानदी इसके अकॉर्डिंग जो वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने कि आपको सुमेलित करना है। राधा स्वामी सत्संग कहां पर है? ये लाहौर में है? बिल्कुल नहीं, ये लाहौर में आपका नहीं है। राधा स्वामी सत्संग जो है ये आपका कहां पे हो जाएगा? अमृतसर, पंजाब के अंदर, पंजाब अमृतसर में। उसके बाद भारत धर्म महामंडल ये कहां पर है? ये आपका दिल्ली के अंदर ना होकर ये हरिद्वार में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सनातन धर्म रक्षिणी सभा, राइट आंसर बिल्कुल ठीक है, ये कलकत्ता के अंदर है। देव समाज आपका कहां से? ये लाहौर से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर जो बना सनातन धर्म रक्षिणी सभा, जिसकी आपकी स्थापना 1883 के अंदर कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की जाती है। निम्न में यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सा? मीथेन हो जाएगा, CH4 बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बेंजीन जो यहाँ पर दे रखा है ना, बेंजीन का आपका फॉर्मूला कौन सा है? C6H6, ठीक है, इसका CH4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? ये पूछा गया ज्वारीय। ज्वारीय का मतलब जो समुद्र के तट के पास है, जहां पे ज्वार भाटा आते हैं, काफी बड़ी बड़ी लहरें आते हैं, और उन लहरों का यूज करके आपकी जो है बिजली बनाई जाती है, पावर प्लांट लगाए जाते हैं। तो ज्वारीय शक्ति उत्पादक यानी कि इसका सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो देखो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आएगा ना, जैसे आप अगर मैप ऐसे बना लेते हैं, जैसे आप ऐसे मैप बना लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जो आपका ये गुजरात का एरिया आ गया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से गुजरात का एरिया, ये वाला एरिया। तो जो खंबात की खाड़ी है ना, यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी। अब ये देख सकते हो, जब यहाँ पर जो आपकी आएगी ना, जो ज्वार भाटा जो आएगा, जो लहरें आएगी, तो यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पर इसका जो प्रेशर बनाएगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो आपका किया जाता है वो खंबात की खाड़ी, जो कि कहां पर है? गुजरात के अंदर है। यहाँ पर इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भारत के अंदर ज्वारीय शक्ति से लगभग 10,000 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है टोटल, जिसमें से अकेला 7200 मेगावाट जो है वो उत्पादन कहां से? खंबात की खाड़ी से किया जाता है, जो कि गुजरात के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आपका वो राइट आंसर। और अभी वर्तमान के अंदर भारत के बिजली मंत्री कौन है? बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री अभी कौन है वर्तमान के अंदर? वो है RK सिंह, यानी कि राजकुमार सिंह जो है वो हो जाएंगे, राजकुमार सिंह, ऊर्जा मंत्री, बिजली मंत्री भारत के। नेक्स्ट, सूची के अंदर मिलान करना है, आपको बताना है कौन सा किसके साथ संबंधित है। खट्टे नासर, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णकांत रोग और गेहूं का साहू रोग। देखो इसमें आपको यह ध्यान रखना है, जो आपका गन्ने का जो लाल सड़न रोग है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका फंगस से जुड़ा हुआ है। पहले का आपका आ जाएगा 4th, ठीक है। और इसके बाद आपका कौन सा? गन्ने का, हाँ ना, सेकंड का 4th है ना, इसमें ये हो गया। आलू का कृष्णकांत रोग, ये आपका ऑक्सीजन की कमी से होता है, ठीक है, ये इसके कारण। उसके बाद गेहूं का जो आपका खट्टे नासर वाला होगा ना, ये आपका किससे? पहले का आपका आ जाएगा जीवाणु, जो कि बैक्टीरिया, यहाँ पर आ जाएगा जीवाणु। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर जो बनेगा C बनेगा इसका। इसको आप मैच कर लेना और इसको देख लेना। नेक्स्ट, आगरा और दार्जिलिंग एक सांस पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। आपके सामने 2 कथन दिए गए, और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो HPSC HCS का जो एग्जाम होगा उसमें आपके इसी तरह के कथन भी दिए जाते हैं, तो वो भी आप देख लेना। देखो आगरा और दार्जिलिंग, आगरा आपका कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंदर आपका आगरा पड़ता है, ये हो गया। उसके बाद दार्जिलिंग आपका कहां पे पड़ता है? दार्जिलिंग, तो ये आपका वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग हो गया। तो यहां पर दिया गया कि दोनों एक ही अक्षांश के ऊपर है, तो बिल्कुल ये लगभग एक ही अक्षांश के ऊपर आपके ये पड़ते हैं। उसके बाद इसने दिया किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो दार्जिलिंग है ना, ये एक तरह का हिल स्टेशन है। हिल स्टेशन मतलब कि पहाड़ है, तो पहाड़ों पे ठंड होना जायज सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा? आगरा एक नॉर्मल हम कह सकते हैं समतल भूमि या मैदान, तो यहाँ पर देखो दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल होगा। यहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ये यही इसने बात बोल दी, क्योंकि हिल स्टेशन है इसीलिए ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, और यहाँ पर क्या है? पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। तो बिल्कुल ये दोनों के दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, चंद्रगुप्त सेकंड, निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है इसके अंदर। तो चंद्रगुप्त सेकंड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पहली बात है, चंद्रगुप्त सेकंड कौन से वंश का ये शासक था? तो ये गुप्त वंश का शासक था, ठीक है, गुप्त वंश का। अब गुप्त वंश के अंदर एक आपका आया था कौन सा? चंद्रगुप्त फर्स्ट आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद आया था समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त जो था ना, इसको बोलते क्या? भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता है, भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त का जो बेटा था ना, वही था चंद्रगुप्त सेकंड।
चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसके बाद इसने बोला क्योंकि इसने शक के ऊपर शकों के ऊपर विजय की थी और सबसे पहला प्रमाण इस नरेश ने रजत मुद्राएं जारी की थी। बिल्कुल शक पर विजय के बाद इसने जो है कौन सी जो चांदी की जो मुद्राएं जो वो इन्होंने जारी की थी, तो वो पहला बिल्कुल ठीक है। इन मुद्राओं का तोल लगभग 33 ग्रेन हुआ करता था। ये लगभग आप कह सकते हो 32 से लेकर 34 ग्रेन हुआ करता था, तो लगभग में दिया गया, तो ये भी ठीक है। तो दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि जो आपका कह सकते हैं जो पूरे सेंटर का तो आपका यूपीएससी है ना। और जैसे स्टेट की बात करें तो जैसे हरियाणा का एचपीएससी हो गया, यूपीपीएस हो गया ना, जो जिस तरह से मतलब एक राज्य का। अब इसने दिया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो पहली बात तो जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे आपके 2 होते हैं, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक होता है आपका एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जब ज्वाइंट होगा ना दोनों का, तो ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? जेएसपीसी। ठीक है, तो मतलब इसका कि ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ज्वाइंट वाला जो दिया गया ना, ये संविधान के आर्टिकल 312 के अंदर जो भाग 2 के अंदर है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, दो राज्य जो होंगे ना वो दोनों अपना वो बताएंगे, दोनों अपनी सहमति देंगे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जारी कर सकते हो, दोनों का हमारा संयुक्त लोक सेवा आयोग बन सकता है। हरियाणा और पंजाब के केस में भी यही हुआ था। जब हरियाणा जब अलग हुआ उस समय हरियाणा का आपका पब्लिक कमीशन जो आपका नहीं बना था, एचपीएससी नहीं बना था उस समय गठन के समय, तो उस समय दोनों का कॉमन था। तो इसका मतलब संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद के द्वारा ये बनाया जा सकता है। पहली बात जो कह सकते हैं संसद का इसके अंदर काम होता है, संसद ही बनाएगा, लेकिन संबंधित राज्य जो है वो दोनों के दोनों राज्य जाकर वहां पर कहेंगे कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो, तब यहाँ पे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपका बनाया जाएगा। ठीक है, और जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस जो है, एसपीएससी हम कह सकते हैं, किसमें आता है? संविधान के आर्टिकल 315 के अंतर्गत आते हैं और भाग आपका कौन सा हो जाएगा? भाग 14 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 315 से लेकर और आपके 323 तक अलग अलग है। कहीं पे आपके जैसे 315 के अंदर दिया गया कि आपका यूपीएससी होगा, स्टेट का स्टेट पीसीएस होगा, और उसके बाद इससे 316 के अंदर इनकी नियुक्ति हो जाएगी सदस्यों की। तो इस तरह से अलग अलग आर्टिकल है इसके, बस ये देख लेना। नेक्स्ट देखो, आपको मैच करना है। सबसे पहले अप्रैल 18 जो है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो 18 अप्रैल आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे जो आपका हो जाएगा, विश्व विरासत दिवस, जो कि आपका यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया था और 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी, अप्रैल 18। तो पहले का आपका सेकंड कौन सा बनेगा? थर्ड ऑप्शन जो है इसका आपका वो राइट आंसर। 5 दिसंबर कौन सा हो जाएगा? 5 दिसंबर आपका मृदा दिवस। देखो 2-3 याद रखना दिसंबर का। 1 दिसंबर कौन सा आ जाएगा? एड्स दिवस, एड्स डे। ठीक है, 2 दिसंबर कौन सा आ जाएगा? कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कि आपका कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा? 4 दिसंबर भी इंपॉर्टेंट है, नेवी डे। ठीक है, नेवी डे 4 दिसंबर। 5 दिसंबर कौन सा जो यहां पर दिया गया? विश्व मिट्टी दिवस आपका कौन सा हो जाएगा? 5 दिसंबर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका मई 22 जो दे रखा है, तो मई 22 आपका बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जैव विविधता से आपका जुड़ा हुआ है। और 29 जुलाई आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, अप्रैल 2022 के अंदर इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 जो जारी किया गया। देखो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 की जो सूची जारी की गई थी वो अभी 2022 में अप्रैल 2022 के अंदर इसको जारी किया गया, और इसने बोला इनको इसके साथ मैच करो कि कौन सा किसके साथ मैच होता है। सबसे पहली बात संस्कृति में, तो संस्कृति यानी कि कल्चर के अंदर जो है आपका किसको दिया गया? ये इंदौर को दिया गया। इंदौर, आपको ये ध्यान रखना है। संस्कृति या जिसको हम कल्चर बोल सकते हैं। ठीक है, कल्चर, तो संस्कृति और कल्चर के अंदर किसको पहला नंबर मिला था? तो इंदौर, प्लस में चंडीगढ़ को पहला नंबर मिला था इसके अंदर। तो ये भी ध्यान रख लेना, हो सकता है चंडीगढ़ दिया हो, तो यहाँ पे कौन सा? इंदौर दिया गया, तो बिल्कुल इसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद शासन यानी कि जो गवर्नेंस के बारे में जो पहले नंबर पे कौन सा? वडोदरा। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, 2-1, तो 2-1 कौन से में है? इन दोनों में है। उसके बाद सामाजिक पहलू मतलब सोशल एस्पेक्ट के तहत ये किसको दिया गया? तिरुपति को दिया गया। तो उसके बाद कौन सा देगा? 4, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। नगरीय पर्यावरण ये किसको दिया गया? तो नगरीय पर्यावरण यानी कि जो अर्बन इन्वायरमेंट है ये भोपाल और चेन्नई दोनों को दिया गया। तो ये देख लेना। संस्कृति का ध्यान रखना, इंदौर और चंडीगढ़ को जॉइंट के अंदर दिया गया, ये आपका
तो थर्ड सेकंड जो है इसका आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा दिया गया। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, सौर ऊर्जा के द्वारा जो चलाया गया, भारत का नहीं, ये दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना था, जो कि बना था कोचीन का हवाई अड्डा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये दुनिया का पहला है, भारत का भी पहला है। सौर ऊर्जा के इसके अंदर काफी सारे पैनल लगाए गए, लगभग 60,000 करोड़ से ज्यादा इसके ऊपर खर्च भी आया था। लेकिन इसका कह सकते हैं 60,000 करोड़ से ज्यादा खर्च आया था, लेकिन इसका हर साल का अगर देखें तो एक साल का इसका बिजली का बिल भी जो काफी आता है, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास इसका शायद बिजली का बिल आता है, तो वो तो 3-4 साल में इसका कवर हो जाएगा। कोचीन के अंदर ये आपका पहला था। और इसके साथ ही ये केरल का सबसे बड़ा और सबसे बिजी अगर पूछ ले एयरपोर्ट कौन सा है, कोचीन का जो आपका एयरपोर्ट हो जाएगा। और इसको सोलर से आपका चलने वाला पहला जो है वो बना था। 15 मेगावाट का सोलर संयंत्र इसके ऊपर जो है वो शायद लगाया गया है। और अहमदाबाद के अंदर आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम जो था, जो कि आपका दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो ये स्टेडियम जो है ना, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो कर दिया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका पहला नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल मोटेरा स्टेडियम जो हुआ करता था, अहमदाबाद के अंदर ये हो जाएगा। तो ये भी इसके साथ ही आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो, मार्च 2022 में प्लूटो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021, बिल्कुल यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिस वर्ल्ड 2021, मिस इंडिया 2022 का आपका क्वेश्चन, और मिस यूनिवर्स 2021 जो चुनी गई थी। इसका देखो, सबसे पहली बात, मिस वर्ल्ड 2021 मार्च 2022 में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। मैंने आपको पहले बोला था 2022 के करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब जीता वो करोनिला विलावस्का जो है इसके द्वारा जीता गया। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका वो राइट आंसर, कहाँ की, पोलैंड की ये निवासी है, पोलैंड की मिस वर्ल्ड 2021। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट देखो, मिस यूनिवर्स 2021 किसने जीता था, याद होगा, हरनाज कौर संधू, कहाँ की, चंडीगढ़ की रहने वाली, चंडीगढ़ की, ठीक है। ये मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता था। और इसके साथ ही मिस इंडिया 2022, ये भी ध्यान रख लेना, 2022 मिस इंडिया 2022 का टाइटल किसने जीता है, सिन्नी शेट्टी ने। सिन्नी शेट्टी के द्वारा ये पुरस्कार यानी मिस इंडिया 2022 जीता गया। कहाँ की, कर्नाटक की रहने वाली है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों ध्यान रखना, मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू, मिस वर्ल्ड 2021 करोलिना बिलावस्का पोलैंड की रहने वाली है, तो और मिस इंडिया 2022 सिन्नी शेट्टी जो कि कर्नाटक की रहने वाली है। एलबीएस एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिक्षेप्य एलबीएस का मतलब क्या है, इसका एलबीएस का आपका मतलब जो है वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा लीड, यानी कि अग्रणी बैंकिंग योजना। इसको अगर हिंदी में देखें तो लीड बैंकिंग स्कीम, ठीक है। ये एलबीएस जो देखा, एलबीएस लीड बैंकिंग स्कीम, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब बैंकिंग से जुड़ी हुई दो टर्म ध्यान रख लेना, एक तो रेपो रेट होती है आपकी, एक आपकी रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। अब इनमें देखो, रेपो रेट क्या होती है, जो आपका सेंट्रल बैंक जो है, सेंट्रल बैंक का मतलब जो आपका आरबीआई जो है, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है किसको, कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक को आपका जब लोन देता है, यानी कमर्शियल बैंक मतलब कि कोई भी बैंक आपका, उसको जब ये लोन देता है आरबीआई, तो वो आपका जिस रेट के ऊपर देगा उसको बोला जाता है रेपो रेट। मतलब कि जो आरबीआई बैंक को लोन देगा वो आपका रेपो रेट पर देगा, लेकिन जब आरबीआई को जरूरत पड़ती है तो ये बैंक से लेता है, यानी बैंक देगा आरबीआई को, तो उसको जिस रेट पर मिलता है आरबीआई को उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रख लेना। बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या कारक है, इसका क्या कारक हो जाएगा, एक तरह का बैक्टीरिया, ये इन्फ्लुएंजा इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी इसका शायद ऑफिशियल आंसर की में शायद इसका काली खांसी था, लेकिन इन्फ्लुएंजा के कारण इसका इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है, क्वेश्चन डाउट के अंदर रहेगा। नेक्स्ट देखो, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, हिमालय पर्वत श्रेणी में देखो, अगर आप देखोगे ना, अन्नामलाई आपको पता है भारत के साउथ में पड़ता है, सिरुमली भी भारत के साउथ के अंदर पड़ता है, इसका मतलब हिमालय पर्वत में तो नहीं होगा। चो जो दे रखा है ना, ओयो नहीं है, ये ओ, तो चो जो है ना, ये कहां पे पड़ता है, तिब्बत के अंदर है। अब तिब्बत आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट यानी कि जो हिमालय पर्वत है,
हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत आपका कहाँ पे ऊपर की साइड पड़ता है, तो यहाँ पर देखो ये तिब्बत के अंदर है, इसका मतलब चोआऊ आपका कहाँ पे हिमालय पर्वत श्रेणी में पड़ेगा, बिल्कुल लाहौत्से, माउंट लाहौत्से जो है ना ये कहाँ पे, ये तिब्बत और नेपाल की बाउंड्री पर है, तिब्बत व नेपाल की बाउंड्री पर, इसका मतलब ये भी बनेगा। तो पहला और सेकंड, केवल पहला और दो जो है ये दोनों माउंट जो आपके हिमालय पर्वत श्रेणी में आपके रहेंगे, कौन से, चोआऊ और लाहौत्से। अब देखो आपकी अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी, K2, तीसरे नंबर पर कौन सी, कंचनजंगा, और चौथे नंबर की सबसे ऊंची है ना उसको बोलते हैं माउंट लाहौत्से, माउंट लाहौत्से। ये जो देख रहे ना ये चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची। नेक्स्ट देखो उत्तर प्रदेश के पीछे बजट, अब ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उत्तर प्रदेश के बजट के, लेकिन हाँ हरियाणा का जो बजट जारी किया गया था, हरियाणा का बजट जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग इसका वैसे आपके दोनों के दोनों ठीक है, अगर देखना हो देख लेना। हरियाणा का जो बजट जारी किया गया था 2022-23 का, पहली बात कितना जारी किया गया था, 177,255,99, देखो 177,255.99 करोड़ रुपए, इतना जो है वो जारी किया गया था, करोड़ रुपए ये बजट जारी किया गया था हरियाणा का 2022-23 का। इससे पहले का जो बजट था ना उससे लगभग 15.6% अधिक जारी किया गया था। किसके द्वारा जारी किया गया था, वित्त मंत्री कौन है हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री इसके क्या हो जाएंगे, वित्त मंत्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हरियाणा का बजट जो जारी किया गया 2022-23 का 177,255.99 करोड़ रुपए जारी किया गया, पिछले साल से 15.6% अधिक जो है वो इसके अंदर जारी किया गया था। नेक्स्ट देखो आपको इसके अंदर मैच करना है, देखो रामानुज जो आपका किसके साथ आ जाएगा, विशिष्ट द्वैत के साथ ये मैच करेगा, पहला आपका फोर्थ के साथ है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा इसका जो बनेगा फोर्थ, इसका जो है वो राइट आंसर। बाकी आप इसके अंदर मैच कर लेना, देख लेना, माधवाचार्य जो है वो आपका द्वैत हो जाएगा, निम्बारक, निम्बारक जो देख ये आपका द्वैता द्वैत, और वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैत के साथ आपका मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, एक आपने सुना होगा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी मतलब कि जो रामानुज के साथ आपकी जुड़ी हुई है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, जिसकी स्थापना कहां पर, हैदराबाद के अंदर की गई, एक मूर्ति की स्थापना की गई है, और जिसकी आपकी लगभग ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 66 मीटर या बोल सकते हो 216 फीट उसकी ऊंचाई है। कौन सी, स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, हैदराबाद के अंदर इसकी स्थापना, और इसका उद्घाटन कब किया गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, 5 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा हैदराबाद के अंदर उद्घाटन किया जाता है स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, रामानुज से ये जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि आपके सामने लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप पलवक अधिकता वृद्धि करते हैं, देख लेना, इसका जो ऑप्शन डी बनेगा दोनों के दोनों इसके ठीक है। आगे देखो, हाँ यहाँ पे देखो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में आपको कथन बताना है, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, कौन सा नंबर का है बताओ। अगर हम देखें सबसे पहले नंबर पे रूस आता है, ठीक है, सेकंड पर आपका कनाडा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो भारत छठा, भारत छठा नहीं है, भारत का नंबर आता है 7वीं रैंक है। अगर हम देखें एरिया के वाइज, एरिया के वाइज भारत की 7वीं रैंक है, ठीक है। और अगर वहां पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की कौन सी, सेकंड रैंक है जनसंख्या के अकॉर्डिंग, तो पहला आपका गलत हुआ। उसके बाद संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो बिल्कुल ठीक है, भारत के अंदर लगभग 2.4% एरिया भारत के अंदर आता है पूरे संसार का। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा के बारे में हमने पढ़ा, कर्क रेखा जो कि भारत के बिल्कुल सेंटर से गुजरती है, लगभग सेंटर से गुजरती है, और ये कितने 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा, है ना। कौन से 8 राज्य, कमेंट करके बताना। तो 8 राज्यों से गुजरती है और ये 2 बराबर भागों में बांटती है, बिल्कुल ठीक है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय मतलब कि ट्रॉपिकल आपका एरिया हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा, सेकंड और थर्ड इसका सही है, बाकी ये पहला और चौथा इसके अंदर गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्योंकि यूपी पीसीएस का एग्जाम था इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है कि संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के बाद किस वाद में प्रतिपादित की गई थी, तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया था, और अगर आपको याद भी होगा शायद एचसीएस का जो पिछला पेपर कैंसिल हुआ आई थिंक शायद उसमें भी पूछा गया होगा, एचएसएससी के बहुत सारे एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान की मूलभूत संरचना, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो केस हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यह बोला गया था कि संविधान का बुनियादी ढांचा जो है ना उसको नहीं बदला जा सकता, संविधान का बुनियादी ढांचा को नहीं बदल सकते। 1973 के अंदर ये आपका हुआ था। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये कितने दिन चला था, तो केशवानंद भारती जो है, केशवानंद
भारती। तो केशवानंद भारती जो केस हुआ था इसके अंदर बनाम केरल राज्य, ये सबसे ज्यादा जज किसके अंदर बैठे थे, इसी केस के अंदर आपके बैठे थे। और कितने जजों की पीठ इसके अंदर थी, तो 13 जजों की पीठ इसके अंदर थी। 13 जजों की पीठ जो है वो बैठी थी। आज तक की सबसे ज्यादा जज बैठकर किसके अंदर बैठे थे, इसी के अंदर 13 जजों की पीठ बैठी थी। और उसके बाद इसमें जो फैसला लिया गया था उसके अंदर 7 जो जज थे वो इसके पक्ष में थे और 6 इसके विपक्ष में थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लगभग ये आपका कौन से 1973 को 24 अप्रैल के दिन ये आपका हुआ था। और कितने दिन तक इसकी सुनवाई चली थी, लगभग 68 दिन इसकी सुनवाई चली थी। और इसके बाद ये फैसला लिया गया कि संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के अंदर कि आपका सबसे ज्यादा, हमने अभी पढ़ा कि सबसे ज्यादा जजों की पीठ किसमें बैठी, केशवानंद भारती। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा जो जजों की पीठ किसमें बैठी थी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो था इसके अंदर आपके जज बैठे थे। कितने, 11 जजों की पीठ इसके अंदर बैठी थी। ठीक है, मिनिमम कितने जज होने चाहिए, मिनिमम शायद इसके अंदर 5 होने चाहिए और मैक्सिमम आपके आज तक बैठे हैं 13 इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, आपको विचार करना है कौन सी घटना पहले घटी थी, कौन सी बाद में घटी थी। पहली बात, गदर पार्टी की स्थापना। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा, सोहन सिंह भाखड़ा और लाला हरदयाल के द्वारा स्थापना की जाती है 15 जुलाई 1913 को यह हुई। चिट्टगांव सशस्त्र छापा, तो चिट्टगांव के अंदर एक जो अंग्रेजों का सशस्त्रागार था, यानी जहां पर उन्होंने अपने हथियार रख रखे थे, उसके अंदर क्रांतिकारी सूर्य सेन के नेतृत्व में यहां पर एक छापा मारा, डाका मारा गया था, चिट्टगांव सशस्त्रागार छापा जिसको बोलते हैं। और ये आपका कब हुआ, 18 अप्रैल 1930 को, 18 अप्रैल 1930। उसके बाद बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना जो है वो आपकी कब की जाती है, ये 1914 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय असेंबली बम कांड। केंद्रीय असेंबली बम कांड के बारे में आपको पता है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो असेंबली के अंदर जाकर वहां पर बम फेंका था और वहां पे जो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था, जो आपका कब की घटना है, ये आपकी 8 अप्रैल 1929 की घटना हो जाएगी। ठीक है, जहां से इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस अकॉर्डिंग आप इनको अरेंज कर लेना, कौन सी घटना पहले घटी थी, कौन सी बाद में घटी थी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। एमएस स्वामीनाथन आपको बताना है, हाँ इनको सही मैच करना है, कौन सा किसके साथ मैच होगा, एमएस स्वामीनाथन। हम कई बार पढ़ते हैं भारत के अंदर जो हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, हरित क्रांति के एमएस स्वामीनाथन। अब हमने इतने क्वेश्चन किए थे ना, आप खुद देख लेना, जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन इस यूपीपीसीएस के एग्जाम के अंदर पूछेंगे। कितने सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। अभी तक तुम 39 क्वेश्चन में आए हैं। एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हुए, भारत में हरित क्रांति के जनक बोलते हैं एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, और अगर विश्व में पूछे तो किसको, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। उसके बाद देखो, हमें पता है पहले का थर्ड आ जाएगा, पहले का थर्ड सिर्फ एक ही के अंदर है, बिल्कुल राइट आंसर आ गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा और हमें किसका पता है, वर्गीज कुरियन का पता है, दुग्ध क्रांति के बारे में, दुग्ध उत्पादन, सी का सेकंड हो गया। ठीक है, मोरारजी देसाई, इनका बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से जुड़े हुए हैं, और एल के झा आर्थिक प्रशासन सुधार से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखो, इनमें आपको मैच करना है कौन से 2 सही सुमेलित हैं, कौन से 2 सही सुमेलित हैं। देखो, केरिया जो आपकी जनजाति उड़ीसा के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। कुकी जो जनजाति है, कुकी आपकी ईस्ट इंडिया की साइड की है, कुकी आपकी कहाँ की, मिजोरम की एक जनजाति है, उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो ये आपका कौन सा, ये गलत। उसके बाद यानदी जो देखा है, यानदी कहाँ की, ये आंध्र प्रदेश की आपकी राजधानी, आंध्र प्रदेश की आपकी जनजाति हो जाएगी यानदी, ये राजस्थान की नहीं है। पालियन तमिलनाडु की है, तो कौन सा देखो गलत है, सेकंड और थर्ड हो गया ना, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, नीचे दिए गए कथन में आपको बताना है, विश्व में चिल्ली तांबे का प्रमुख उत्पादन है। चिल्ली जो देश है ना, अगर आपसे पूछे तांबे का, कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है विश्व के अंदर, वो चिल्ली हो जाएगा। उत्तरी चिल्ली का एंडी क्षेत्र तांबे के विशालतम निक्षेप, यानी तांबे से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इसके आपके दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चिल्ली के बारे में एक दो और ध्यान रखना, चिल्ली की आपकी राजधानी सेंटियागो इसकी राजधानी, कैपिटल। ठीक है, और इसकी लैंग्वेज आपसे पूछ ले तो स्पेनिश लैंग्वेज है, इसकी स्पेनिश लैंग्वेज हो जाएगी चिली की। नेक्स्ट, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के आपके शोधार्थी जो है वो कौन थे, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया, ये किसकी, चार्ल्स बूथ की है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसने चिंतामणि भट्ट के द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका
तूतीनामा रखा था, यानी कि ये संस्कृत ग्रंथ था जिसका सूक्त था, इसको तूतीनामा नाम रख दिया, फ्रांस के अंदर फारसी के अंदर कन्वर्ट करके ख्वाजा जिया उद्दीन, जो आपका इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। नेक्स्ट, योजना के साथ सम्मिलित करना है राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना ये 2005 की है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी कौन सी स्वर्ण जयंती ग्राम जो आपकी योजना ये 1999 की है, ठीक है। तो पहली 2 और दूसरी आपकी कौन सी 4 के साथ ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आपका वो राइट आंसर। बाकी आप मैच कर लेना, इसको देख लेना। नेक्स्ट देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर का और एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जा सकता है। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया जा रहा है? वैश्विक केंद्र यानी कि दुनिया का पहला और एकमात्र केंद्र जो आपका परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित किया गया, दुनिया का पहला और एकमात्र केंद्र किसके द्वारा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है और इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक है। और WHO के हेडक्वार्टर कहां पर है? कमेंट करना। अब देखो, ये जो वैश्विक केंद्र जो है ना, ये कहां पर स्थापना की गई इसकी? गुजरात के जामनगर के अंदर इसकी जो है वो आपकी स्थापित किया जाएगा, स्थापित करने जा रहा है, ठीक है। जामनगर के अंदर, भारत के गुजरात के जामनगर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि WHO के द्वारा दुनिया का एकमात्र और पहला जो वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा और जिसकी आधारशिला किसने रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जो है वो आपकी आधारशिला इसकी रखी थी, ठीक है। आगे देखो, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है, तो प्रकाश रासायनिक धुंध के अंदर सदैव क्या? ओजोन होता है, जिसका फॉर्मूला O3 है। ओजोन, ऑक्सीजन के 3 मोलिक्यूल मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। ओजोन दिवस हम कब मनाते हैं? ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर को, 16 सितंबर को, ठीक है। ओजोन कौन से मंडल में आपके? समताप मंडल के अंदर आपकी पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आपकी पाई जाती है। कौन सी लेयर में? समताप मंडल के अंदर। नेक्स्ट देखो, लता मंगेशकर के संबंध में आपको सही कथन बताना है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत करने वाली भारतीय पहली कलाकार थी, तो बिल्कुल ये ठीक है। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली पहली भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के एल्बर्ट हॉल में हुआ, ये भी ठीक है। दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे। देखो, लता मंगेशकर की बात की जाए तो इनका ओरिजिनल नेम क्या? हेमा मंगेशकर। हेमा मंगेशकर इनका पूरा नाम। और अभी हाल ही में ये क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि अभी इनकी हाल ही में 6 फरवरी 2022 को इनकी मृत्यु हुई है, तो ये भी ध्यान रख लेना, इसीलिए पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो सुन्नी त्रिकोण का भाग आपका कौन सा नहीं है? तो देखो, इराक के अंदर आपका पूछा गया। इराक की राजधानी आपकी कौन सी है? बगदाद। तो इराक की राजधानी जो बगदाद है ना, इसके पास लगभग 125 वर्ग किलोमीटर का एक ट्रेंगल बना हुआ है, ट्रेंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका सुन्नी त्रिकोण। तो इसके अंदर आपका कौन सा नहीं आता? इसके टिकरीत भी आता, रमादी भी आता, बगदाद, बसरा नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर। अब देखो, पंचायती राज का क्वेश्चन आपको ये बताना, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना गया। आधार स्तंभ मतलब कि जो पंचायती राज आपका पहले भी था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया ना, संवैधानिक दर्जा, वो कौन सा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 जो आपका था, उसके अकॉर्डिंग इसको दर्जा दिया गया था एक संवैधानिक। बिल्कुल आपका पहला ये ठीक है। सेकंड देखो, 73वां संविधान पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका इसका वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा देखो, 73वें संविधान संशोधन के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और 11वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? पंचायत से जुड़ी हुई है। इसमें टोटल कितने विषय? 29 विषय इसके अंदर, है ना, हम पढ़ते हैं कई बार इसको। इसके बाद अप्रैल 2022 में कोपनहेग में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अप्रैल के अंदर हुआ करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2022 में कोपनहेग में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी प्रतिस्पर्धा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई आपका तैराकी से जुड़ा हुआ है, स्विमिंग से, ठीक है। एक टर्म होती है जैसे यूज किया जाता है। और ये आपका इसका कौन सा जगह? सज्जन प्रकाश जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कोपनहेग जो कि ये डेनमार्क के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर सज्जन प्रकाश ने स्वर्ण पदक इसके अंदर जीता है, स्वर्ण पदक जीता। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो यहां पर अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट कर देना। पेपर के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन है।
अगर कंप्लीट 150 करेंगे तो क्लास काफी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करते हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन इसीलिए इनको अच्छे तरीके से कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको जरूर देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पीडीएफ टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन होने के बाद आपके आंसर मार्क करके इसको दे दिया जाएगा, साथ ही आप इसकी रिवीजन भी कर सकते हैं। और बाकी डिटेल के साथ सॉल्यूशन देखना हो तो आप वीडियो के नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जरूरी नहीं है अभी के एग्जाम के अंदर, सीईटी का एग्जाम जब भी होगा उसके लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हर एक के अंदर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो क्लास के बारे में अपना वैल्यूएबल रिस्पॉन्स जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।